नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 6 सितंबर 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज। आज के डिस्कशन में हम शुभदीप आप सबका यहां पर स्वागत करते हैं। चलिए, आज के जो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू सबसे पहले डिस्कस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेस्ट वाटर टर्निंग अ प्रॉब्लम इनटू सोल्यूशन। एक आर्टिकल था, जिस आर्टिकल को यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया था ग्लोबल वेस्ट वाटर इनिशिएटिव, जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत वेरियस यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज को एक साथ लाया गया है। सिर्फ यूनाइटेड एजेंसीज ही नहीं, एनजीओज हैं, प्राइवेट सेक्टर्स और भी बहुत सारे अलग स्टेक होल्डर्स हैं, जो क्या वेस्ट वाटर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए वेरियस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसीलिए एक रिलीज किया गया एक बुकलेट जिसका नाम है वेस्ट वाटर टर्निंग प्रॉब्लम टू सोल्यूशन। राइट, तो सबसे पहले समझते हैं अनडाउटेडली वेस्ट वाटर तो हम लोग को पता है, बट वेस्ट वाटर का प्रॉपर अगर डेफिनेशन देखोगे, वेस्ट वाटर क्या है? वेस्ट वाटर मतलब एक कंटामिनेटेड वाटर है जिसको कंटामिनेट किया जाता है थ्रू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, हो सकती है जैसे डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल या फिर एग्रीकल्चर प्रोसेसेस के थ्रू भी अगर वो वेस्ट जनरेट होता है, देन दैट वाटर इज वेस्ट वाटर। राइट, और उसी के रिलेटेड ये आपका रिपोर्ट भी आया है जिसको रिलीज किया गया था रिसेंटली। तो सवाल होता है, इस रिपोर्ट के थ्रू कौन कौन से की मैसेजेस प्रोवाइड किए गए? वो ये है, वेस्ट वाटर रीयूज could supply more than 10 times the current desalination। मतलब हम लोग जो अभी डिसैलिनेशन, पता है बहुत समय क्या होता है, दैट ओशनिक वाटर को डिसैलिनेट किया जाता है और उन पानी को पिया नहीं जाता है टेक्निकली, बट उसको डिसैलिनेट करके या फिर कोई भी जो वाटर है उसको डिसैलिनेट करके जब यूज किया जाता है, तो वो यूजेजेस बहुत वेरियस यूजेजेस होते हैं। राइट, जो कि ऑफ कोर्स पीने के लायक तो नहीं होता, बट डिफरेंट अदर यूजेजेस में आता है। बट वही बोला दैट क्यों ना हम लोग वेस्ट वाटर का ही यूज कर ले भाई, है ना? तो वेस्ट वाटर का अगर हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हम लोग जो अभी डिसैलिनेशन कर रहे हैं ना, उसको हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना वाटर अभी के रेट में डिसैलिनेशन किया जा रहा है, पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसमें, अगर वेस्ट वाटर को ही अगर हम लोग इस्तेमाल कर ले, तो उन पैसों को खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट वाटर से ही हम लोग वो चीजें कर ले रहे हैं। जैसे सोचो कोई रास्ते में हमको अगर साफ करना है, राइट, तो अगर सोचो आपने जैसे आप सोचो गार्डन में पानी देना है, राइट, और वो आप कौन पानी दे सकते हो? जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल आपने नॉर्मल जो हम लोग मुंह हाथ धोते हैं ना, उसका पानी भी तो दिया ही जा सकता है यार, है ना? उसके लिए कौन सा बिस्लरी का पानी चाहिए यार? आपका पेड़ में, पौधा में कोई बिस्लरी का पानी तो नहीं चाहिए ना, नॉर्मल वो सब पानी भी दिया जा सकता है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ दैट यस, जो घटाया जा सकता है। नेक्स्ट इज टू अनलॉक दिस पोटेंशियल, पब्लिक परसेप्शन एंड concerns about the wastewater resources recovery and reuse must change। अब देखो क्या है ना, दैट ये चेंजेस हम तब ला सकते हैं जब हम ग्राउंड लेवल में कुछ करेंगे, और ग्राउंड लेवल में कौन एक्ट कर रहा है? पब्लिक। राइट, सो पब्लिक मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट क्या क्या कंसर्न्स है वेस्ट वाटर रिसोर्सेज के, उसको हम लोग ऑफ कोर्स टैकल करने के बाद ही वेस्ट वाटर का यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर सकते हैं। एलिवेट करना पड़ेगा वेस्ट वाटर रीयूज इन द इंटरनेशनल पॉलिसी, एंड इट इज वेरी मच क्रूशियल इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट, नेचर एंड पोल्यूशन क्राइसिस। कहा जा रहा है दैट इंटरनेशनल के जो पॉलिसीज होता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जो वेरियस पॉलिसीज फ्रेम आउट किए जाते हैं दुनिया के द्वारा, तो उन पॉलिसीज को जब भी हम लोग बना रहे हैं, उसमें हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा कुछ ऐसे पॉइंट्स हम जोड़ सके जिससे वेस्ट वाटर का रीयूज को एलिवेट किया जा सके। नेक्स्ट इज ह्यूज पोटेंशियल ऑफ वेस्ट वाटर। जी हाँ, देखो वेस्ट वाटर का एक्चुअली में अगर पोटेंशियल देखोगे ना, काफी ज्यादा है। इरिगेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट, और इससे क्या होगा दैट ग्लोबल फर्टिलाइजर जो यूजेजेस है वो भी बहुत हद तक हम लोग घटा सकते हैं, रफली अराउंड 10% यूटिलाइजेशन। क्योंकि देखो फर्टिलाइजर यूज क्यों करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में? क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। अब अगर हम लोग समय के साथ साथ इन वेस्ट वाटर के थ्रू ही उन रीजन में पानी दे सके, मतलब उनका पानी की तो कमी नहीं हो रही है। जब पानी की कमी नहीं होगी ना, तो लॉन्ग रन में हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, क्योंकि सब समय उस रीजन में पानी मिल रहा है, भले ही वो वेस्ट वाटर के रूप में क्यों नहीं मिल रहा। हाँ, उसमें वेस्ट वाटर एग्जैक्टली बहुत ही ज्यादा वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, बट टू एन लेवल अगर वो दैट इज चल सकता है। बट यस, इसको मैनेज करने में कुछ कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट जो है ना, वो प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं किया हुआ ग्लोबली। ये ग्लोबल चैलेंज है। बाय 2030 इनफैक्ट एक रिपोर्ट आया था जिसमें बोला गया था दैट वेस्ट वाटर की जो है वो राइज होने वाली है। बाय 24 टू 38% तक वेस्ट वाटर राइज हो सकता है, और सिर्फ 11% ही डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है ये करंटली रीयूज किया जा रहा है।
मतलब इसका जो यूज पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, वो तो नहीं किया जा रहा। रफली अराउंड 89% यूज पोटेंशियल अभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। एंड अनट्रीटेड वेस्ट वाटर रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट इशू विद एन अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ इट एंटरिंग द एनवायरमेंट, क्योंकि 50% एनवायरमेंट में एंटर करके बर्बाद हो जा रहा है। आप उसका बिना यूटिलाइज करके अगर उसको ऐसे सिंपली फेंक दे रहे हो तो इट इज ऑफ नो यूज, राइट। नेक्स्ट इज वल्नरेबल ग्रुप, स्पेसिफिकली women and children are disproportionately affected by the poor wastewater management. जी हाँ, these are the issues which are there with the management of wastewater per se। यही नहीं, और भी अगर देखा जाए तो sustainable wastewater management offers को बेनिफिट्स कहा जा रहा है दैट अगर वेस्ट वाटर को हम लोग सस्टेनेबली मैनेज किया जाए ना तो इससे बहुत सारे हमको बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स तो मिल ही रहा है, बट साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ के सेक्टर में भी हम लोग बेनिफिट्स हम लोग अटेंड कर सकते हैं। और ये जो बैरियर्स है वेस्ट वाटर रिसोर्सेज के रिकवरी के थ्रू, मतलब क्योंकि वेस्ट वाटर रिसोर्सेज के रिकवरीज में जो अभी हम लोगों ने इश्यूज डिस्कस किए थोड़ी देर पहले, जो क्या एक बैरियर के तहत ही काम कर रहे हैं ना, जिसके कारण हम लोग वेस्ट वाटर जो क्या फालतू पानी है उसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। सो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट भी होना चाहिए, गवर्नेंस इश्यूज भी है ये। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, अगर कोई भी चेंज हमारे देश में क्यों, कोई भी देश में अगर चेंजेस लाने हो ना, आपको ऊपर टॉप डाउन हायरार्कीज में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर ऊपर से ही चेंज ला रहे हो तो नीचे में ऑटोमेटिकली वो चेंज होना ही है ना, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही अगर वैसे बन जाए तब तो वो नीचे में चेंज लाने, तो वही चीज यहाँ पर भी बोला जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में है बेसिकली। तो ये टर्म जो सनातन धर्म है, ये एक संस्कृत फ्रेज है जिसको हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं एज एन एटर्नल रिलीजन या फिर एटर्नल लॉ। ये कॉमनली एसोसिएट किया जाता है हिंदुइज्म के साथ, बट इसको जो है ना यूज किया जाता है डिफरेंट अदर कास्ट के लोग भी, जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म में भी इसको यूज किया जाता है। वैसे लोग इसको यूज करते हैं जो कि मानते हैं दैट यस रीबर्थ में जो लोग मानते हैं वही लोग इस टर्म सनातन धर्म का यूज करते हैं ना। समझते हैं थोड़ा, इसको पोस्टमार्टम करते हैं, सनातन धर्म है तो है कौन सा। देखो ये टर्म पॉपुलरली, पता है पॉपुलैरिटी कब गेन किया था? 19 सेंचुरी में। क्योंकि आपको पता है होना चाहिए 19 सेंचुरी में ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे हमारे देश में, जो फ्लॉज है ना हिंदुइज्म में, उन फ्लॉज को सामने रख रहे थे, राइट। और उसी समय ये टर्म आया था सनातन धर्म। सनातन धर्म वो आइडियोलॉजी है जहां पे माना जाता है जो हार्डकोर बिलीफ्स ऑफ हिंदुइज्म जो है वो स्टिल इंटैक्ट है, ऐसा माना जाता है, राइट। तो वही बोला गया दैट ये टर्म ही अडॉप्ट किया गया था ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और सभास के द्वारा जो क्या इन रिफॉर्मर्स, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन रिफॉर्म्स के मूवमेंट्स के अगेंस्ट थे और जो क्या शो करना चाहते थे हिंदू ऑर्थोडॉक्सीज, मतलब हिंदू धर्म में जो ऑर्थोडॉक्स रूल्स है उन्हीं को वो लोग प्रिवेल करवाना चाह रहे थे, राइट। इट वाज सीन एज अ वे टू प्रिजर्व द कास्ट सिस्टम एंड आइडल वर्शिप, एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द सनातन धर्म ट्रेडिशन। मतलब ऑफ कोर्स आइडल वर्शिप तो है ही, कास्ट सिस्टम भी बहुत ज्यादा एसेंशियल चीज है, एंड दिस इज व्हाई दिस थिंग इज बीन मेड, एंड दिस इज व्हाई सनातन धर्म ये जो टर्म है, ये टर्म भी हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गाइस अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0, जिसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में हम लोगों ने ये न्यूज देखा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ दिस अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम, है ना, along with इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल। देखो ये जो अपडेटेड प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं इंकरेज करता है हमारे कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर इकोनॉमी में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है ना, सीएसआर इनिशिएटिव, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर इनिशिएटिव, राइट। उसके तहत क्या है दैट आपका अगर एक पर्टिकुलर प्रॉफिट से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर प्रॉफिट का आप कुछ परसेंटेज सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए आप खर्चा करना पड़ेगा, राइट। सो वही है दैट जो कॉर्पोरेट्स है वो अपने सीएसआर फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू इनहांस द फैसिलिटीज एट हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, है ना। जिससे जो देखो अगर फैसिलिटीज आप इंप्रूव करोगे तब यू कैन मेक श्योर दैट वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट तो प्रिजर्व रहे ही, बट साथ ही साथ वहां पर टूरिज्म भी पोटेंशियल जनरेट हो, राइट। सो इसीलिए इट आल्सो प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड थ्रू एन इंडियन हेरिटेज ऐप जो क्या ऑफर करती है इंफॉर्मेशन ऑन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंट, जो क्या ऑफ कोर्स इंक्लूड करता है वेरियस हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स ले लो, पिक्चर्स ले लो, पब्लिक फैसिलिटीज ले लो और जियो टैग्ड लोकेशंस को। ये अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम जो है ये इंक्लूड करता है वेरियस चेंजेस, जैसे
कुछ कुछ चेंजेस है, जैसे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है पार्टनर एजेंसीज के लिए, क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर सेमी कमर्शियल एक्टिविटीज, है ना। नेक्स्ट इज डिटेल स्कोप प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर वर्क एंड एमिनिटीज रिक्वायर्ड फॉर मॉन्यूमेंट। देखो ये सब कुछ याद करना मुश्किल है यार, ये भी मैं बच्चों को कभी बोलता ही नहीं हूं दैट हाँ सब कुछ याद करो। बच्चों को क्या बोल सकते हो दैट एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 जब है मतलब इसका सेकंड वर्जन है, राइट। तो सेकंड वर्जन में ऑफ कोर्स इनहांस्ड फैसिलिटीज एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्कीम या फिर प्रीवियस ईयर, ये सब बोलने से दैट इज मोर देन इनफ, है ना। और कुछ कुछ चीजें याद रखना दैट हाँ सेमी कमर्शियल एक्टिविटीज में ज्यादा लगाम करना, मतलब ओवरऑल ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए जिसके थ्रू मेक श्योर ये किया जा सकता है दैट यस आने वाले समय में उस रीजन में टूरिज्म भी प्रमोशन हो और वो रीजन जो हेरिटेज स्ट्रक्चर है वो भी ज्यादा एक्सप्लॉइट ना, राइट। नेक्स्ट, अपडेटेड प्रोग्राम ऑफर करता है ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, वही देखो यही चीज है, यही इसका मेन जस्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। कंपनी को अलाउ करता है दैट वो लोग इंटायर मॉन्यूमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ डेवलप कर सके टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोवाइड कर सके स्पेसिफिक एमिनिटीज जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज की बात करें या फिर क्लीनिंग सर्विसेज फॉर 1 or 2 more sites, एनीथिंग, राइट। नेक्स्ट इज पीएम दक्ष योजना, प्रधानमंत्री दक्ष योजना स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही दक्ष योजना, राइट। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना। और इसको लॉन्च किया गया था 2020-21 को विद द गोल ऑफ इनहांसिंग द कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप, जिससे उनको एम्प्लॉयबल बनाया जा सके, जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट हो, यस उसको सेल्फ मतलब कैपेसिटी उसकी इनहांसमेंट की जा सके। और ये स्कीम जो है इसका प्राइमरीली एम यही था दैट शेड्यूल्ड कास्ट के लोग इसका फायदा उठा सके, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग इसका फायदा उठा सके, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग, डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लोग या फिर सफाई कर्मचारी जिसमें वेस्ट पिकर्स या फिर डिफरेंट अदर्स कैटेगरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, राइट। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्कीम की? देखो एलिजिबिलिटी की जहां तक बात करें, यस 18 से 45 ईयर्स के लोग इसमें एलिजिबल है एंड इसका इनकम लिमिट एज सच कुछ नहीं है, दैट इज देखो कुछ कुछ ऐसे जैसे शेड्यूल का सफाई कर्मचारी, राइट, इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर्स या फिर डीनोटिफाइड ट्राइब्स, इन लोगों के लिए कोई भी इनकम लेवल स्पेसिफाई नहीं किया गया। बट अगर ओबीसीज हो, ईबीसीज हो तो इनके लिए एनुअल फैमिली इनकम शुड बी बिलो 3 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब यस ओबीसीज के लिए 3 लाख एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए 1 लाख इज द लिमिट। इसके लिए अगर फायदा है तो यस यू कैन गेट एनरोल्ड इंटू द पीएम दक्षता स्कीम, राइट। नेक्स्ट स्कीम किस टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है गाइस इन लोगों को? देखो अपस्किलिंग या फिर रीस्किलिंग, या तो आपके जो स्किल्स है उसको ज्यादा अपस्किल्स करवाएगा या फिर आपके जो स्किल्स है जो कि पुराने हो चुके हैं अभी के जमाने में काम नहीं आते हैं उसको रीस्किल करने की काम करेगी। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सकेगा, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कैरी आउट किए जाएंगे और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आरोग्य मैत्री क्यूब के बारे में एंड ट्रस्ट मी गाइस दिस इज वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी आइडिया जिसको हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के समय कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल होता है ये आरोग्य मैत्री क्यूब है तो है क्या? ये इंडिया ने दुनिया का, ध्यान दीजिएगा, दुनिया का पहला पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल बनाया है भाई। कभी भी अगर इंडिया में कोई भी काइंड ऑफ डिजास्टर आ गया वेदर इट बी नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर, उस केस में एक पोर्टेबल डिवाइस रहेगा और उस पोर्टेबल डिवाइस क्यूब शेप का है। बहुत सारे क्यूब को आप जोड़ दोगे ना एक हॉस्पिटल का निर्माण हो सकता है। जी हाँ देखो द हॉस्पिटल कैन बी एयरलिफ्टेड एंड असेंबल्ड इनटू 72 क्यूब्स जो कि एसेंशियल कंटेन करेगी एसेंशियल मेडिसिनल इक्विपमेंट्स और सप्लाईज। इस क्यूब में अराउंड 200 सर्वाइवर्स 48 आवर्स तक कोई भी नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई भी नेचुरल क्राइसिस के समय सरवाइव कर सकता है। मतलब टेक्निकली क्या है, देखो एक क्यूब, 2 क्यूब, ऐसे इसको जोड़ जोड़ के एक क्यूब मतलब एक कमरा ऐसा समझ लो, ठीक है। ऐसे सारे रफली अराउंड 72 क्यूब्स को जोड़ दिया जाएगा ना तब बना जाएगा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल। और उस हॉस्पिटल में जो अराउंड 200 सर्वाइवर्स 48 आवर्स तक आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। इट हैज बीन डेवलप्ड इंडिजिनसली अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म, दैट इज भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। इस इनिशिएटिव के अंडर ये आरोग्य मैत्री क्यूब का फॉर्मेशन किया गया जिसमें जैसे कि मैंने बोला सारे फैसिलिटीज रहेंगे। उसमें कौन कौन फैसिलिटीज रहेंगे?
एक तो रहेगा ऑपरेशन थिएटर, उसमें रहेगा मिनी आईसीयूज, वेंटिलेटर्स, ब्लड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, एक्सरे मशीन, कुकिंग स्टेशन, फूड, वाटर, शेल्टर, पावर जनरेटर, सब कुछ रहेगा। और ये एरोग्रामेट्रिक क्यूब जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ एरोग्रामेट्रिक प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट का एम क्या है, टू प्रोवाइड एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो क्या अफेक्ट हो रहा है बाई नेचुरल डिजास्टर और एनी अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से अगर वो देश गुजर रहा है, तो उसमें यस ये हेल्प जरूर करेगा। सो एनीवेज गाइस, ये आता है हमारा आज का सेशन का दी एंड। आशा करता हूँ दैट ये अगर आपको सेशंस कैसे भी हेल्पफुल हुए, देन यू कैन शेयर दीज वीडियोस विद योर अदर डिफरेंट अदर एस्पिरेंट्स हूसोएवर आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस वेरी एग्जाम। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।